सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो है हमारी सीरीज लगातार चल रही है और आज हम जो है यहाँ पर क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास नंबर 8 जो है शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है। कल या परसों की मेरी इंडिया जीके की क्लास थी, छठी या सातवीं थी, जो भी थी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। उसके अंदर एक भाई का कमेंट आया था जो वो ये कह रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उससे जो है फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या फिर बोरिंग वाली चीज़ें लग रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, आप सोच रहे हैं कि एक ही मिनट में ना जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर इंडिया जीके के बारे में। ठीक है, इंडिया जीके क्या है? इंडिया जीके एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और आपकी इंडिया जीके के क्वेश्चन एचएसएससी में कितने पूछे जाते हैं? मात्र जो है 15 मार्क्स की जो है इंडिया जीके पूछी जाती है। अब इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि हम भाई पहले एंशियंट हिस्ट्री को जो है ख़त्म करें, उसके बाद जो है हम डिटेल से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करें और उसके बाद जो है हम जो है मेडिवल हिस्ट्री को भी बीच में कवर कर दें मेरे भाई। ठीक है, ऐसे जो है पॉसिबल नहीं है, कैसे भी तरीके से जो है इस चीज़ को पॉसिबल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने क्या किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होती है वहीं से जो है मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो आप जो है एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे इंडिया जीके कभी भी खत्म नहीं होगी। आपका एग्जाम आके चला जाएगा लेकिन इंडिया जीके जो है खत्म नहीं होगी। अब क्वेश्चन का रिपीटिशन भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसका रिपीटिशन और जो है बार बार बताने का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैबिनेट मिशन लिखा गया है, मैं भी जानता हूँ ये बात, कैबिनेट मिशन जो है इससे पहली वाली वीडियो में भी आ चुका है, जो मैं आपको बता भी चुका हूं। देखिए मेरे भाई, ऐसा है 10 जो बच्चे हैं ना, 10 बच्चे, इनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है मेरे भाई, लेकिन जो 7 बच्चे हैं ना, 7 बच्चे, मैं इन्हीं के लिए बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं क्योंकि वो मल्टीपल्स टाइम रिवीजन नहीं करते हैं, मुझे पता है उन बच्चों का। ठीक है, ये जो 3 बच्चे हैं ना, इनको ना भी कहूंगे तो भी ये मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे। इनको जो सीरियसनेस जो होती है ना वो पता है, लेकिन ये जो 7 बच्चे हैं ना, इनको जो है बार बार बताना पड़ता है। मुझे पता है, यहाँ पर वीडियो देखने के बाद जो है ना तो ये PDF देखते हैं, ठीक है, किसी कोने में जो है डाउनलोड करके रख देंगे। यहीं पर मैं चाहता हूं कि ये बार बार बताने का मतलब सिर्फ यही है ताकि क्लास में जो है उनकी चीजें दिमाग में सेट हो जाए, कहीं ना कहीं पूछ ली जाए तो वो दिमाग में जो है क्लिक कर जाए और याद आ जाए, क्वेश्चन ठीक हो जाए। बार बार रिपीटेशन का मतलब यही होता है। थोड़ा सा एग्जांपल आपको देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, वर्तमान में जो हमारी सरकार चल रही है ना, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ ना अच्छाई कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारी वर्तमान में सरकार चल रही है ये क्या करती है, जो विज्ञापन है ना, इनको मल्टीपल्स टाइम दिखाती है। मल्टीपल्स टाइम क्यों दिखाती है? 1 बार दिखाएगी, 10 बार दिखाएगी, 100 बार दिखाएगी, 1000 बार दिखाएगी। अब 1000 बार दिखाएगी, कोई एक चीज़ आपके दिमाग के आगे, आंखों के आगे बार बार आ रही है तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार हाँ ठीक ही है यार, चलो ठीक ही होगा यार। अब किसी की अच्छाई आपके सामने 1000 बार दिखाई जा रही है तो आपके दिमाग में क्यों बुराई आएगी उसके बारे में? समझ रहे हो चीज़ों को? तो यही मतलब है बार बार चीज़ों को रिवाइज करने का। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि भाई बार बार मैं वही चीज़ आपके दिमाग में बोलूंगा और क्या पता एग्जामिनर जो है एग्जाम में वो चीज़ आपसे पूछ ले और आपके दिमाग में जो है वो चीज़ क्लिक कर जाए और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। बार बार रिपीटेशन करने का सिर्फ यही मकसद है मेरे भाई। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। इंडिया जीके हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन था, मैं यहीं से आपको जो है एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है लागू करने का सुझाव या प्रस्ताव किसने दिया है? अब आपने क्या पढ़ा होगा, 10 में से 3 बच्चों को तो पता होगा, मुझे पता है 10 में से 3 बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन जो 7 बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा मेरे भाई, इतनी मेरे को गारंटी है। अब बच्चों ने क्या पढ़ा है? स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? थोड़ी चलिए बात ही कर ही लेते, कर रहे हैं तो लागू किसने किया, लागू किसने किया? अब ये तो क्वेश्चन सभी ने रट रखा है भाई, सब ने रट रखा है। ये क्वेश्चन 1793 में जो है कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था मेरे भाई। ठीक है, मान लेते हैं सभी को पता है ये बात और पता भी होगी। ठीक है, कॉर्नवालिस ने जो है इसको लागू किया था। अब एग्जामिनर पागल थोड़ी है जो हर बार यही क्वेश्चन घिसा पिटा देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक तो वैकेंसी जो है कम होती जा रही है, वैकेंसी क्या है, कम होती जा रही है, कंपटीशन जो है भाई हाई होते जा रहा है। अब एग्जामिनर को जो दिया गया है काम, उसको क्या दिया गया? बच्चों को बाहर करने का काम दिया गया है मेरे भाई, उसको लगाने का काम नहीं दिया। अब वो क्वेश्चन क्या करेगा? अब ये तो सभी को पता है 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया। अब वो क्या पूछेगा? स्थायी बंदोबस्त लागू करने का जो सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, किसने दिया था? अब चलो मान लेते हैं सर जॉन शोर, आप बता देंगे क्या? इससे पहले की चीज आप बता सकते हैं? सर जॉन शोर ने तो इसको जो है मूल प्रिंट किया था, यानी कि ब्लू प्रिंट इसका तैयार किया था।
ब्लूप्रिंट जो है इसका तैयार किया था। इससे पहले भी एक बंदा था जिसने 1776 में जो है ये प्रस्ताव जो है आगे लेके आया था मेरे भाई, ठीक है। अब आप चाहते हो ये चीज हर चीज ये सारी चीजें जो है मैं एक क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दूं मेरे भाई, ये पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चन की जो है अलग अलग से डिटेल होती है और फिर भी जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना यहां पर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, ठीक है। हर चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मेरे भाई। फिर भी मैं मेरे एंड से यही समझता हूं कि भाई आपको जितना दिया जाए उतना कम है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है ना उतना मैं यहां पर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। यकीन मानिएगा मैं अभी किस पर काम कर रहा हूं, बहुत सारी चीजों पर काम कर रहा हूं। इंडिया जीके की पीडीएफ बनानी पड़ती है मेरे को, ठीक है। इंडिया जीके की, कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही है, कंप्यूटर की पीडीएफ बनानी पड़ती है। उसके बाद करंट अफेयर, हालांकि पिछले वीक से मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दे रखा है क्योंकि होल्ड दे रखा है, क्योंकि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, आईपीसी सीआरपीसी पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। सीआरपीसी पर काम कर रहा हूँ। अब मैं 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं हूँ भाई, यकीन मानिएगा। मैं अपना पर्सनल काम छोड़कर जो है आपके लिए यहाँ पर मेहनत करके लगा पड़ा हूँ, ताकि किसी बच्चे को जो है सिर्फ इस वजह से सिलेक्शन ना हो कि यार मेरे पास अगर कंटेंट होता ना अच्छा सा, या मुझे डायरेक्शन मिली होती तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाता मेरे भाई उस समय। सिर्फ ये मकसद है भाई बार बार रिपीट करने का और इन क्वेश्चनों को। अब एक क्वेश्चन, अब ये यहाँ पे देखो, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ लिया, 1793 में जो है ये लागू किया गया था, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद चलिए मैंने ये 1700 जो है ये सर जॉन सार वाला भी फैक्ट जो है आपको बता दिया। अब उसके बाद जरूरी थोड़ी है यार हर लाइन मेरे को याद रहे या फिर हर क्वेश्चन की जो है डिटेल मेरे को याद रह जाए उस समय और मैं आपको बता दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है एक क्वेश्चन को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, ताकि वो क्वेश्चन कुछ भी ऐसा ना रहे जो आपको पता ना हो और एग्जामिनर वो आपसे पूछ ले मेरे भाई, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन तो मुझे होनी चाहिए यार, यहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन को जो है 3-3 में तोड़कर जो है लेके आता हूँ, फिर उनके ऑप्शन यहाँ पर जो है बनाता हूँ। पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती मेरे भाई। अब वीडियो बनाने में कोई मेहनत थोड़ी लगी है, लिखा हुआ है, मैं बस पढ़ रहा हूँ उसको आराम से बैठ के। अगर मेरे पास भी टीम होती ना 3-4 बंदों की जो पीडीएफ बना देती और मुझको दे देती, कंटेंट मैं भी प्रोवाइड करवा देता भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। लेकिन फिल्टर करना और बैक एंड पे जो काम करना मेहनत होती है ना, मैं समझ पा रहा हूँ आप मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है ना आप कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो आउटपुट है दुनिया तो वो आउटपुट देखती है ना मेरे भाई। आउटपुट अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दुनिया तो यही कहेगी भाई क्या यार खाम का टाइम वेस्ट करके सरकारी नौकरी थोड़ी मिलती है। ये सारी चीज़ें आपका वेट कर रही है मेरे भाई, यकीन मानिएगा। दुनिया जो है आपको जो है नेगेटिव तरीके से देख रही है और वो यही चाह रही है कि इसका सिलेक्शन ना हो मेरे भाई। लेकिन मैं आपको अपना छोटा भाई समझकर या फिर बड़ा भाई समझकर यहाँ पर तैयारी करवाता हूँ। फिर भी भाई देखो मेरा यही सजेशन है आपको, अगर आपको लगता है भाई इस कंटेंट में दम नहीं है या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग जो है टॉलरेटिंग वाला काम है, तो प्लीज़ जो है आप कहीं और स्विच कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। दुनिया यहाँ पे ये जो यूट्यूब है ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीचर बैठे हुए हैं, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा। और आजकल तो ऐसे भी बंदे आ गए हैं जो थंबनेल पर क्या लिख देंगे, सेलेक्टेड क्या लिख देंगे, सेलेक्टेड क्लर्क लिख देंगे, ठीक है। आई होप वहां पे वो सिलेक्टेड होंगे बंदे, मैं ऐसा नहीं कह रहा है वो सिलेक्टेड नहीं है, बिल्कुल होंगे। सिलेक्टेड क्लर्क हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया। अब वहां पर भीड़ जाती है भाई, उनको ज़्यादा पता होगा मुझसे ज़्यादा, ठीक है। फिर भी अगर लगता है तो आप भाई उन बंदों के पास जाके जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फ्रस्ट्रेशन होने वाली बात नहीं है। अगर मेरे कंटेंट से या फिर मेरे टाइम से अगर आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल आप जो है चैनल को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जो भी कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ मेरे भाई, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। देखो मैंने आपका हाथ पकड़ कर तो यहाँ पर बिठा नहीं रखा कि भाई आप कहीं जाना मत या फिर इस टाइप से, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ है भाई, अगर आपको सेटिस्फाई कहीं और मिलता है कि भाई आपका वहाँ से सिलेक्शन हो सकता है, उसके कंटेंट में दम है, तो डेफिनेटली आपको वहीं से तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई। ऐसा मेरा पर्सनल जो है सजेशन था। ये थोड़ी सी बातें हो गई जो करनी बेहद ज़रूरी थी मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ अपने कंटेंट से या फिर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और बुरा या मानने वाली कोई चीज़ नहीं है भाई, मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छा है, आपने मुझे सजेशन दिया, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। एक दूसरे की हम कमी बताएंगे ना, उससे ही हम एक दूसरे से सीख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत जो है भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आप सभी जानते हैं भाई कैबिनेट मिशन की जो प्रक्रिया थी कब शुरू हो गई थी, जुलाई अगस्त में जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। अब जो मैं यहाँ पर आपसे चीज़ें बताता हूँ
1946। एक सेकंड, अब मैं यहाँ पर जो है 4-5 लाइनें लिखूंगा, ठीक है, 4-5 लाइनें लिखूंगा। अब जरूरी थोड़ी है हर क्वेश्चन में मेरे को वो एग्जैक्ट चीजें याद रहेंगी या मैं आपको बता पाऊंगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को जो है 3-4 हिस्सों में तोड़ दिया है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो। मेरे आगे भी क्वेश्चन बार बार आएगा तो मैं भी जो है वो सारी चीजें याद करने की कोशिश करूंगा जो आपको बताई जा सके। सिर्फ ये मकसद है भाई जो है बार बार रिपीट करने का या फिर क्वेश्चनों का रिपीट होने का मेरे भाई, समझ गए। अब फॉर एग्जांपल चलिए एक और चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पता है भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसके जो अधिवेशन हुए थे कब से कब तक हुए थे, इसके जो अधिवेशन हुए थे 1885 से लेके 1947 तक। अब आप पॉसिबल है क्या इन सारी जानकारी को मैं जो है कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों में लपेट दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। यकीन मानिएगा अगर डिटेल से इनको पढ़ोगे ना तो 1000+ क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इंडिया जी के खत्म होएगी नहीं, मैं ये आपको लिख के दे सकता हूं, आप कितना भी कर लेना यहाँ पे। इसीलिए मैं टॉपिक पकड़ कर चल रहा हूं कि वो टॉपिक सेलेक्ट और फिल्टर किए हैं मैंने जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उन टॉपिक्स को भी मैं फिल्टर करके एक एक डिटेल आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि कोई भी डिटेल जो है मिस ना रह सके मेरे भाई, समझ गए। फ्रस्ट्रेशन तो मुझे होना चाहिए यार, आप फ्रस्ट्रेशन होके बैठे हो, आपका तो फ्रस्ट्रेशन और बोरिंग वाला बनता ही नहीं है भाई। आपकी लाइफ जो है ना वो स्ट्रगल फेस में चल रही है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना जिंदगी इतना कोसेगी आपको, और जितना में जिंदगी में जितना फ्रस्ट्रेशन होगा ना वो आप झेल नहीं पाओगे मेरे भाई, सच्चाई बता रहा हूँ। तो इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन को झेल लो, 2 महीने की बात है, उसके बाद लग जाओगे ना नौकरी तब छोड़ देना चैनल, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वरना जब जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन पूरी जिंदगी झेलोगे ना, वो भाई किसी टॉर्चर जो होता है ना वो लोग सुसाइड कर लेते हैं मेरे भाई उस केस में, ठीक है। इसीलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये तो कुछ भी नहीं है, ये बोरिंग कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं झेल सकता हूँ तो मुझे लगता है आप भी झेल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। मुझे भी इस चैनल से कोई अर्निंग नहीं हो, और यकीन मानिएगा इस बात को। थोड़ा सा आपको कुछ वीडियोज़ आपने देखी होंगी जो अच्छे खासे व्यूज़ लेके आई है, जैसे कि 30K हो गया, 35K हो गया, 1-2 वीडियोज़ गई है मैंने भी देखा है, लेकिन वहाँ से आप ये जज नहीं कर सकते कि मेरी इनकम अच्छी खासी हो रही होगी मेरे भाई, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन तो मुझे होना चाहिए यार, मैं इतना डाटा पूरे दिन 24 घंटे आपके लिए लगा रहता हूँ, फिर भी मुझे कुछ यहाँ से मिल थोड़ी रहा है मेरे भाई, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है मेरे भाई, उल्टा काम हो रहा है। तो ऐसा मत करो यार प्लीज़, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहो, और ज़रूरी नहीं है मेरे साथ तैयारी करनी है भाई, जहाँ से आपको अच्छा लगे ना वहाँ से तैयारी कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो जुलाई अगस्त 1946 में जो है ये कैबिनेट मिशन की जो संविधान सभा का गठन जो है ये प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आधिकारिक इसका गठन कब हुआ था, तो आधिकारिक गठन जो है इसका नवंबर 1919, नवंबर कैसे लिखेंगे, गठन इसका कब हुआ था, गठन इसका हुआ था नवंबर 1946 में जो है इसका गठन हो गया था, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन दोबारा पूछ लेगा मेरे भाई। अब मैं फॉर एग्जांपल इसका आंसर बता के यहां से निकल जाता है मेरे भाई, ठीक है, आंसर निकाल के निकल जाता है। अब ये 3 जरूरी थोड़ी है क्या पता एग्जामिनर यहां से 3 लाइनों में से क्वेश्चन पूछ ले, फिर क्या करोगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी। बार बार बताने का सिर्फ ये मकसद है ताकि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, एग्जामिनर ने अगर पूछा हो तो आपको याद आ जाए मेरे भाई, समझ रहे हो, ठीक है। तो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, बस इसको देख लेना एक बार था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अभी यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, इनके बारे में भी चलिए बता देता हूँ। अब फ्रस्ट्रेशन आपको इसलिए हो रही होगी कि मैं यहाँ पर इन ऑप्शनों के बारे में भी क्यों बता रहा हूँ भाई, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आपको अपना भाई समझ के बता रहा हूँ ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे जो है मिस नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन से मैं लिंक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, नवंबर 1949 लिखा गया ना, ठीक है। नवंबर 1949 में क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर जो है तैयार हो गया था, और इसको अडोप्ट कर लिया गया था, अंगीकृत किया गया था। 2 चीज आपसे पूछी जाती है ना, संविधान सभा बताइए अंगीकृत कब हुआ, अंगीकृत कैसे लिखेंगे, अंगीकृत कब हुआ। दूसरा आपसे पूछते हैं संविधान जो है हमारा लागू कब हुआ। अब ये लागू कब हुआ आप मुझे बताएंगे, ईयर मैंने बता दिया 1950 में लागू हुआ था, डेट क्या थी वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के अंदर मेरे भाई। अब मेरे हिसाब से जितना मेरा बहस है उतना तो मैं करवा ही रहा हूँ ना, हर चीज देखो नहीं करवाई जाती। चलिए
एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, किसी बच्चे ने ये चीज़ बोली थी, अब एक बहन का मैसेज क्या आया था कमेंट में, वो कह रही थी कि यार इतनी चीज़ें एक साथ मत कराओ यार, याद नहीं रह सकती। अब हर तो अब मैं प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता ना मेरे भाई। अब कोई कह रहा है कम करवाओ, कोई कह रहा है ज़्यादा कराओ, कोई कह रहा है क्या करवा रहा हूँ। तो इसीलिए मुझको मेरे हिसाब से चलने दो भाई। जो भी करवा रहा हूँ ना, आपके फ्यूचर के लिए करवा रहा हूँ, आपकी नौकरी के लिए करवा रहा हूँ कि वो आपको मिल सके मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चलने दो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जितना मैं दे रहा हूँ ना उतना आप सेलेक्टेड करो, इनफ हो जाएगा मेरे भाई, यकीन मानो। बाकी आप स्विच ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया ना, ये मैंने बता दिया। देखो नवंबर 1947 के बारे में पता चल गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। नवंबर 1949 में क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। जनवरी 1948 में क्या हुआ था? इस समय गांधी जी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। समझ आया यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? सेकंड में बोला गया उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं संविधान सभा के लिए जो है उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना जो है किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की रचना, इसे पेश करने का जो कार्य है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उन्होंने इसको कब पेश किया था? याद रखना, डेट जरूर याद रखना, 13 दिसंबर, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको पेश किया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना तारीख इसका। और महत्व क्या था? यह प्रस्ताव केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि इसमें उन आदर्शों की रूपरेखा थी जिन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान को प्राप्त करना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया और नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की जो है गारंटी दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और बताऊं क्या इनके बारे में? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? यहां पे लिख देता हूं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 3? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे ना, इसको थोड़ा बाद में रब करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है किसने लागू किया गया था? तो दक्षिण भारत में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था और थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने इसको शुरू किया था, ठीक है। कहा गया थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। थॉमस मुनरो और याद रखना अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है ये व्यवस्था को शुरू किया गया था। अब ये व्यवस्था क्या थी? इस प्रणाली के तहत सरकारों और किसानों के बीच कोई बिचौलिया, यानी कि जो बीच में जमींदार नहीं होता था, राजस्व का जो समझौता होता ना सीधे किसानों के साथ किया जाता था, ठीक है। जो बीच में बिचौलिया की जो प्रथा होती थी ना, जो जमींदार बीच में खाता था किसानों और जो है सरकार के बीच में जमींदार खाता था, तो उसको जो है इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है खत्म कर दिया गया था। क्योंकि ये, और इसको शुरू कहाँ से किया गया था? ये आप याद रखेंगे, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से जो इनको शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहाँ से भी पढ़ लेना भैया। देखो, स्थापना दक्षिण भारत, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने की थी, ठीक है। दोनों नाम बताने का मतलब यही है कि भाई ये जो है यहाँ पे थॉमस मुनरो दिया गया है ना, क्या पता थॉमस मुनरो की जगह अलेक्जेंडर रीड दे दे मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये व्यवस्था और तर्क जो है यहाँ पे पढ़ लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एक सेकंड, इसको साफ कर देते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का जो है सुझाव किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं भाई, स्थायी बंदोबस्त यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त कैसे लिखेंगे?
बंदोबस्त। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम थोड़ा सा जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले आप याद रखेंगे लागू, आपको पता ही होगा स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले सुझाव या प्रस्ताव किसने दिया था? तो सुझाव या प्रस्ताव अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि योजना का विस्तृत प्रस्ताव, योजना का विस्तृत प्रस्ताव, या आपसे पूछ ले भाई ब्लूप्रिंट किसने किया था? ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट, तो आप क्या बताएंगे? सर जॉन शोर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर जॉन शोर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेगा। अब आपसे क्या पूछेगा, बताइए योजना को जो है ये जो योजना थी ना स्थायी बंदोबस्त, सबसे पहले विचार किसने दिया था? इनसे भी पहले, जॉन शोर से भी पहले, सबसे पहले विचार यानी कि आइडिया किसने दिया? अब ये आपसे पूछ लेगा, फिर क्या करोगे भाई? किसने दिया? इसलिए बोलता हूं हर क्वेश्चन को जो है मैं तोड़कर इसलिए देता हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में हर चीज बतानी पॉसिबल नहीं होती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये किसने दिया था भाई? ये दिया था फिलिप फ्रांसिस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? फिलिप फ्रांसिस ने दिया था। कब दिया था? 1776 में दिया था। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। समझ गए यहां तक सारी चीजें? बाकी ये सारी चीजें नीचे लिखी भी हुई है मेरे भाई। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर हमको चलना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है हड़प नीति, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स को अपनाया था? तो हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति को अपनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, इस नीति का मुख्य प्रवर्तक यानी कि किसने इसको जो है शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 के बीच में जो है ये कार्यकाल था इसका मेरे भाई। ठीक है, सारी जो है कर्ता धर्ता इसी ने किया था और इसका परिणाम किसने भोगा था? इसका परिणाम लॉर्ड कैनिंग ने भोगा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने जो जितने भी बुरे काम किए थे ना 1848 से 1856 के बीच में, वैसे इसके कार्यकाल में रेलगाड़ी भी चली थी। आप याद रखना, रेलगाड़ी भी इसी के समय में चली थी, 1853 में चली थी। ठीक है, बंबई से पुणे के बीच में चली थी। आई होप आपको पता होगा। अब लॉर्ड कैनिंग ने क्यों झेला? क्योंकि भाई इसने इतना प्रेशराइज्ड कर दिया गया था कि जनता जो है भाई जो है उग्र जो होता है ना, उग्र जो प्रदर्शन होता है उसको करने के लिए हो गई थी, जिसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ था और झेला किसने था? झेला लॉर्ड कैनिंग ने था, क्योंकि इस समय जो है वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग ही होता था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। आपको पता होगा 1857 के बाद भारत को जो है किस में मिला दिया गया था? पंजाब में मिला दिया गया था। उससे पहले 1857 में जो है भारत किस में मिला हुआ था? उत्तर प्रदेश के साथ जो है मिला हुआ था मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें पता होगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो इस नीति के अनुसार यानी कि जो हड़प नीति थी ये क्या होती थी? ये हड़प नीति के बारे में आपको बता देता हूं। हड़प नीति का क्या मतलब था? जो किसी भी जो भारतीय रियासत होती थी ना, अगर उस रियासत का जो शासक होता था, राजा होता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी बेटा होता था ना, अगर किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल ये समझिए बंबई है। ठीक है, बंबई रियासत है। ठीक है, कोई भी रियासत लगा लो। अब इसका राजा है, इसका राजा की क्या होगी? राजा की मृत्यु होगी। ठीक है, राजा की क्या होगी? मृत्यु होगी। अब इसका कोई बेटा नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है ना, तो उस रियासत को जो है इसने ऐसी हड़प नीति बनाई थी कि वो जो है ब्रिटिश भारत में जो है मिला लिया जाता था। यही जो है हड़प नीति होती थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया। इसी के तहत जो है इसने बहुत सारे राज्यों को मिलाया था। सतारा को मिलाया था। ठीक है, सतारा को कब मिलाया था? 1848 में मिलाया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, यहां पे लिख देता हूं। सतारा को इसने मिलाया था। सतारा को इसने ब्रिटिश भारत में मिलाया था। कब मिलाया था? 1848 में मिलाया था। ठीक है, संबलपुर को इसने मिलाया था 1850 में मिलाया था। ठीक है, और झांसी को इसने मिलाया था। झांसी को कब मिलाया था? 1853 में मिलाया था।
ठीक है। झांसी का तो पता होगा ना आप, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनका क्या है, पुत्र नहीं होता था, उनके इनके जो पति होते थे उनका जो है पुत्र नहीं होता था, इनके पति की जो है मृत्यु हो जाती है। फिर जो है ये बच्चे को अडेप्ट करती है और अडेप्ट को जो है वो नीति में जो है बाहर कर देता है कि भाई अडोप्ट किया हुआ बच्चा जो है नहीं माना जाएगा उत्तराधिकारी। ठीक है, तो झांसी को जो है 1853 में इसने अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। और भी बहुत सारे राज्यों को इसने मिला लिया था, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो। हड़प नीति, इस नीति का मुख्य प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी होता था। 1848 से 56 के बीच का इसका कार्यकाल था। ठीक है, सिद्धांत यहां से पढ़ लेना। उसके बाद ये देखो प्रभावित राज्य, इस नीति के तहत, किस नीति के तहत, हड़प नीति के तहत सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 जैसी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अंतिम शिकार 1856 में अवध को भी डलहौजी ने हड़प लिया था, लेकिन इसके लिए उसने कुशासन का आरोप लगाया था मेरे भाई। ठीक है, तो इतने सारे राज्य जो है हड़प नीति के दौरान जो है इसने डलहौजी ने जो है हड़प लिए थे, और यही परिणाम था जो भारतीय जनता थी ना, वो जो है आग बुबूला होकर बैठी थी, जिसका परिणाम जो है 1857 में फूट पड़ा। ठीक है, 1857 की क्रांति में फूट पड़ा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अब देखो 25 मिनट यहीं पे हो गई है, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन हुए। अगर जिस हिसाब से आप बोल रहे हो ना उस हिसाब से मैं चलूँ तो भाई 2-3 ही क्वेश्चन हो पाए एक वीडियो में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, यहाँ पे और भी ऑप्शनों के बारे में बताऊं क्या आपको, कहाँ गए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन कौन था भाई, लॉर्ड कर्जन 1905 में जो लॉर्ड, कहाँ गया लॉर्ड कर्जन, ये रहा। लॉर्ड कर्जन कौन था, लॉर्ड कर्जन के बारे में बार बार बताने का ये मतलब है कि ये चीजें आपके दिमाग में सेट रहे मेरे भाई। जैसे एग्जामिनर में क्वेश्चन में आप देखो ना लॉर्ड कर्जन, तो मेरी कही हुई बात जो है आपके दिमाग में आ जाए, बार बार रिपीट करने का सिर्फ ये मतलब है मेरे भाई। ठीक है, अब बता दीजिएगा रिपीट करना है या नहीं करना। चलिए, मेरे को तो लगता है रिपीट करना चाहिए, इसीलिए मैं कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन कौन था, लॉर्ड कर्जन कौन था, 1905 के बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग लिखा हुआ है। वारेन हेस्टिंग कौन था, इसने घेरे की नीति के लिए जाना जाता है, घेरे की नीति। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस को किसके लिए जाना जाता है, घेरे की नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, घेरे की नीति के लिए इसको जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली को क्यों जाना जाता है, सहायक संधि के लिए इसने अपनाई थी। ठीक है, सहायक संधि के लिए इसको जाना जाता है। अब बताइए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है यार, फ्रस्ट्रेशन तो मुझे होना चाहिए यार। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेज़ली ने जो है सहायक संधि की नीति अपनाई थी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट का मुकदमा चलाया गया था। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर जो है इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था भाई लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं पृष्ठभूमि क्या थी। वारेन हेस्टिंगस 1785 में भारत से इंग्लैंड वापस लौटे, तो उन पर बंगाल के शासन में भ्रष्टाचार और अन्याय के करने के आरोप जो है लगाए गए थे। इसी कारण जो है इनके ऊपर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट का मुकदमा जो है चलाया गया था। महाभियोग की बात करूं तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एडमंड बर्क ने उन पर कुशासन का आरोप लगाते हुए ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महाभियोग का मुकदमा जो है दायर किया था। अवधि की बात करूं तो यह मुकदमा लगभग 7 साल 1788 से 1795 तक चला था। हालांकि अंत में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। महत्व की बात करूं तो यह ब्रिटिश भारत के इतिहास में किसी गवर्नर जनरल के खिलाफ संसद द्वारा की गई सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई थी मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज आपसे ये पूछी जा सकती है, बताइए लॉर्ड जो है चलिए ये तो आपको पता चल ही गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजें करनी चाहिए मेरे हिसाब से यार, बोरिंग होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया भारत में सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने की थी। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस सुप्रीमेसी, अभी मैं ऊपर बता के आया हूं सर्वोच्चता की नीति, तो किसने की थी, वारेन हेस्टिंगस ने की थी। कहां गया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यहां पे लिखा गया ना, ये रहा, कहा गया ये रहा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इसको क्या बोला जाता है, इसको घेरे की नीति बोला जाता है मेरे भाई, घेरे की नीति। अभी ऊपर बताई थी ना, घेरे की नीति किसने लागू की थी, वारेन हेस्टिंगस ने जो है घेरे की नीति को लागू किया था। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे, याद रखना, प्रथम गवर्नर जर्नल कैसे लिखेंगे, जर्नल
तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंगस थे, वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस ही होते थे। ठीक है, इन्हीं के दौरान जो है घेरे की नीति या रिंग फेंस की जो है शुरुआत हुई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां से आप पढ़ लेना, घेरे की नीति भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस ने घेरे की नीति की जो है शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यहां से पढ़ लेना, इस नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्य के चारों ओर एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनाना। इसके तहत कंपनी अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करने का आश्वासन देती थी ताकि उनकी अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे, जैसे कि अवध के मामले में किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब ये जो घेरे की नीति थी इसमें क्या था? इसमें ये कहा गया था मतलब कि कोई भी रियासत है ना, उस रियासत के अंदर भाई आप एक काम करोगे, हमारी सेना जो है आपकी रखवाली करेगी। ठीक है, हमारी हमारी जो सेना होगी ना, ब्रिटिश सेना होगी, वो आपके राज्य में रहेगी। बदले में बस आप उनको खाने पीने के सामान दोगे, मतलब उनकी बेसिक जरूरतें पूरा करोगे। और जो बाहरी आक्रमण होगा ना, कोई अगर बाहरी आक्रमण करेगा तो हमारी सेना जो है आपकी रियासत की पूरी देखभाल करेगी, पूरी रक्षा करेगी। यही मतलब था घेरे की नीति का मेरे भाई। समझ गए? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। विकास की बात करो तो यह नीति आगे चलकर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का आधार बनी। इतिहास में दो मिलती जुलती नीतियां हैं भाई। अब देखो, ये मैंने आपके लिए लिखा है, एक तो घेरे की नीति है और एक सर्वोच्चता की नीति है। ठीक है, यह वारेन हेस्टिंगस द्वारा शुरू की गई आपके प्रश्न के विकल्प के अनुसार सही उत्तर है। ठीक है, घेरे की नीति। अब सर्वोच्चता की नीति क्या है? इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है, 1813 से 1823 ने की थी, जिसके तहत कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपरि है। ठीक है, दो अलग अलग है भाई, याद रखना। ठीक है, एक तो वारेन हेस्टिंगस है और एक है लॉर्ड हेस्टिंगस है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है भाई, याद रखना। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, यहां तक याद याद रखना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सर्वोच्चता की नीति लिखा है, यहाँ पे सर्वोच्चता की नीति नहीं यार, घेरे की नीति आना चाहिए। ठीक है, घेरे की नीति आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, घेरे की नीति आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय जो है भारत के वायसराय कौन होते थे? आप सभी जानते हैं। 1857 के बाद जो है अभी बात करके आए हैं 1848 से 1856 के बीच में कौन होता था? डलहौजी होता था। ठीक है, डलहौजी होता था। उसके बाद जो है 1857 में आपको कौन देखने को मिलेगा? क्योंकि भुगता इसी ने था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग होता था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग होता था, लॉर्ड कैनिंग होता था मेरे भाई। ठीक है, तो ये उसके बाद जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद जो है दिल्ली जो है महारानी विक्टोरिया आई थी और इन्होंने क्या किया था? कंपनी से सारा जो है जितना भी कंपनी के हाथ में था ना शासन प्रक्रिया वगैरह, वो सारी लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है कर दी गई थी 1858 में। ठीक है, तो ये लॉर्ड कहा गया लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन होते थे? लॉर्ड कैनिंग होते थे। 1857 से 1862 तक इनका समय था भाई, याद रखना। लॉर्ड कैनिंग का समय 1857 से 1862 था। ठीक है, कार्यकाल की बात करेगा तो 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और फिर प्रथम वायसराय रहे थे। अधिनियम की बात करेगा तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था। महत्वपूर्ण बदलाव की बात करूं तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ही शुरू कर दिया था। इसके तहत वायसराय की परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया था। विधायी शक्ति की बात करेगा तो इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण की जो है प्रक्रिया शुरू की थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति डैश से संबंधित रहा है। तो अभी अभी देख के आए हैं हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसने किया था? तो ये किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप देख लेना, ये वैसे मैं बता चुका हूं। व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 में जो है तैयार किया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भारत के पहले वायसराय कौन बने? अभी ऊपर देख के आइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस। अब आपको याद रखना है भारत का प्रथम वायसराय
ये कौन बना था? ये बना था 1856 में बना था। कौन बना था? कैनिंग बना था। ठीक है, कैनिंग बना था 1856 पे, 1856 से 1862 के बीच में ये बना था मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में भी डिटेल से यह सारी चीज़ें पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को कानून बनाकर जो है समाप्त जो है किया था। तो ये सभी को पता है भाई, सती प्रथा का उन्मूलन जो है सबसे ज़्यादा भारत के जो पुनर्जागरण के निर्माता थे, कौन थे भाई? बता सकते हैं कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो है गवर्नर जनरल कौन होता था उस समय? तो ये होते थे हेस्टिंगस नहीं होता था, वेलेस्ली नहीं होता था, विलियम बेटिंग होता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय सुधारकों के प्रयास से प्रेरित होकर जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है 1829 में सती प्रथा के खिलाफ जो है कानून पारित किया था। इतनी चीज जो आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, सुधार और कानून, अधिनियम और महत्व, ये तीनों आप यहाँ से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निम्नलिखित में से किस सुधार को लागू नहीं किया था? तो जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अभी हम देख के आए हैं, अब इन्हीं चीज़ों से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का यहाँ पे भी जिक्र आ गया, अब यहाँ पे भी जिक्र आ गया, लेकिन चीज़ें तो अलग अलग रखी है ना मेरे भाई। वहाँ पे क्या पूछा गया था? कौन सा जो है इन्होंने जो है अधिनियम पारित किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको सती प्रथा का पता चल गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लागू नहीं किया? पूछ सकता है ना एग्जामिनर कि भाई कौन सा सुधार लागू नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलामी का अंत हो जाएगा। कहाँ पे है गुलामी का अंत? तो गुलामी का अंत ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दास्ता का अंत, भारत में दास्ता को आधिकारिक रूप से 1843 के अधिनियम द्वारा जो है समाप्त किया गया था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते थे? लॉर्ड एलन होते थे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे गया गुलामी का अंत। ठीक है, ये गुलामी का अंत कब किया गया था? 1843 में किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल कौन होते थे? लॉर्ड एलन होते थे। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो होते थे। समझ गए? बाकी जो है ये सारे काम किए गए थे किसके काल में? विलियम बेटिंग के काल में। ठगी प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत और धर्म परिवर्तन के कारण होने वाली अयोग्यता को दूर करना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ये पढ़ लेना भाई। दास्ता का अंत जो है 1843 के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। अन्य सुधार जो बेंटिंग ने किए थे, ठगी प्रथा का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म परिवर्तन। अब इतनी सारी चीजें आपको दे रहा हूँ, फिर भी आपको जो है भाई नहीं लग रहा, तो भाई क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले ही बता चुका हूं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माफ कीजिएगा, वारेन हेस्टिंगस थे। और भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग होता था मेरे भाई। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया? वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐतिहासिक अधिनियम की बात करूँ तो 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, अच्छा भारत के गवर्नर जनरल पूछा ना इसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आएगा भाई। ठीक है, ये भारत का होता था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आएगा, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ये पारित किया गया, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल, वो पहले जो होता था ना वारेन हेस्टिंगस, मैंने जो यहाँ पे बताया था वारेन हेस्टिंगस, ये क्या होता था? ये बंगाल का गवर्नर होता था। ठीक है, उसके बाद जो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिंग बना था। उसके बाद 1858 में आपको चेंज मिलेगा। क्या मिला था? भारत का गवर्नर जनरल हटाकर जो है क्या कर दिया गया? भारत का प्रथम वायसराय कर दिया गया था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें लिखी भी होंगी यहाँ पे, देखो। प्रथम नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए नागरिक और सैन्य जो है सौंपी गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ना। अगर आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंगस था। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे भाई कौन था? लॉर्ड कैनिंग था मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 1767 ईस्वी में बंगाल का पहला सर्वेयर जर्नल जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो सर्वेयर जर्नल जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जेम्स रेनल को जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियुक्ति की बात करूँ तो ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में भारत के नक्शे तैयार करना विजय की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन का शुरुआती दौर चल रहा था ना, उस समय भारत के नक्शे को तैयार करना विजय की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। इसी उद्देश्य से 1767 में जेम्स रेनल को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए बंगाल का जो है पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 1767 में जेम्स रेनल को जो है भारत का पहला बंगाल का जो है सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था मेरे भाई। ठीक है, महत्व की बात करूं तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रेनल द्वारा तैयार किए गए नक्शे ने ब्रिटिश सत्ता को भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में जो है बड़ी सहायता प्रदान की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, सारी चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, इसको जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी की पुस्तक के पहले ही पृष्ठ पर, जो एनसीईआरटी की आपको पुस्तक मिलेगी ना, उसका जो पहला पेज है उस पर 1782 का नक्शा दिया गया है, जिसे ब्राह्मणों को शास्त्र भेंट करते हुए दिखाया गया है, जिसे रेनल ने ही तैयार किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो देख लेना एक बार, बस वैसे ही। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक है, क्या लिखा गया है? सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है किसे माना जाता है? यानी कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड मिंटो को माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आइए देख लेते हैं अधिनियम। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान 1909 को भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, पारित किया गया था। ठीक है, पढ़ चुके हैं ना 1909 के बारे में। इस समय जो है मुस्लिमों को जो है अलग पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन, इस अधिनियम ने पहली बार भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। जनक की बात करूं तो इसी कदम के कारण लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर जो है विभाजनकारी जो है बीज इसने बोए थे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई ना? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? रैमजे मैकडोनल्ड दिया गया। अब रैमजे मैकडोनल्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जो सांप्रदायिक पंचायत था ना, उसकी घोषणा की थी 1932 में। 1932 में क्या थी? सांप्रदायिक कैसे लिखेंगे? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की जो है घोषणा की थी मेरे भाई। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था? 1932 में जो है क्या हुआ था? एक और मेन चीज हुई थी, जो BR अम्बेडकर थे और जो महात्मा गांधी थे, इनके बीच जो एक समझौता हुआ था। ठीक है ना, आई होप आपको पता होगा, पिछली वीडियोज में हम देख के आए हैं। ठीक है, उन लॉर्ड इरविन के बीच क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्यों हुआ था? इस समय राउंड टेबल चला हुआ था, यानी कि गोलमेज सम्मेलन चला हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, तीनों राउंड टेबल आपको याद रखनी है। और ये जो 1931 वाला था, ये गांधी इरविन जो समझौता होता ना, इसमें ही जो है शर्त रखी गई थी कि जो है भाई ये जो है गांधी जी जो है ये राउंड टेबल में जो है भाग लेने के लिए जो है लंदन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली आप सभी जानते हैं, सहायक जो संधि थी उसकी नीति के लिए प्रसिद्ध है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नीचे सारे आपको जो है ऑप्शन आंसर भी जो है मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है, लगातार अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे ऊपर और थोड़ा सा जो है ट्रस्ट रखिएगा। जो भी दे रहा हूँ आपकी भलाई के लिए ही दे रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल जो है स्किप कर सकते हैं और अदर किसी चैनल के ऊपर जो है आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसकी सारी की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर अच्छी लगे वीडियो को तो लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।